अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक दर्शन चौकी है और दर्शन चौकी से 3 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। दरअसल गांव ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। हर कोई इस गांव में घटी एक घटना के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है। दरअसल एक पत्रकार जब इस गांव पहुंचता है, वहां जाने के बाद एक महिला से मुलाकात करता है। माइक उसके सामने करते हुए एक सवाल पूछता है कि क्या तुम भी वहां पर गई थी। उस महिला ने कहा कि हाँ, मैं भी वहां पर गई थी। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो देखते ही रह जाती है। बताती है कि सूखे नाले के पास बिना कपड़ों के एक लाश मिलती है जिसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। करीब से देखा तो ऐसा लग रहा कि शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर उसे पीटा नहीं गया, जहां पर उसको चोट ना पहुंचाई गई हो। आंखों को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी हों। हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए हों। प्राइवेट पार्ट पर जब नजर पहुंचती तो लग रहा था जैसे किसी ने डंडा उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया हो। साथ ही कांच की बोतल भी उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दी थी। और जब गौर से देखा तो लगा जैसे क्या उसकी पोटी भी निकल गई है। इस दृश्य को देखने के बाद वो महिला बेहोश होकर गिर जाती है और जब उस महिला को वहां से उठाकर घर लेके जाते हैं तब जाकर उसे होश आता है। पत्रकार ने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि जो लड़की मरी है, जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है, दरअसल वो उसकी भाभी लगती है। उम्र में छोटी है, लेकिन जैसे ही पत्रकार ने उससे बातचीत की तो पत्रकार भी सन्न रह जाता है। इसके बाद ये बयान उस महिला का सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से करीब 22 साल की वो लड़की जो घर से निकली थी एक धार्मिक कार्यक्रम में और वो वापस लौटकर कभी आती नहीं है और घर वाले उसकी राह तक रहे थे, उसको जहां तहां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिस रूप में वो लड़की मिलती है उस रूप की चर्चा आज चारों तरफ है। उस रात आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास ही दर्शन चौकी लगती है और दर्शन चौकी से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास इस गांव के अंदर, जो कि एक गांव, उसका नाम हम ले नहीं सकते, उस गांव के अंदर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी, वो उस धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अपने घर से रात 10 बजे के आसपास चली जाती है और घर वालों को इस बात की सुध नहीं थी कि वो वापस आई है नहीं आई है। जब दिन निकलता है यानी कि 31 जनवरी 2025 आता है तो वो लड़की घर में मिलती नहीं है। पूछते हैं तो बताते हैं कि रात वो धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। अब उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की जाती है। 31 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे तक उस लड़की को ऐसी कौन सी जगह थी जहां ढूंढा नहीं गया हो। अब घर के लोग हों, परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, आसपास के हों, सभी ने अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिश की। जब सफलता नहीं मिलती है तो नज़दीकी चौकी में जाते हैं। वहां जाने के बाद लड़की के बारे में बताते हैं कि हमारी लड़की इस तरह से रात एक धार्मिक कार्यक्रम में गई थी, वहां से वापस लौट कर नहीं आई है, आप हमारी मदद कर दीजिए। अब इसके बाद पुलिस चौकी से परिवार के लोग वापस आ जाते हैं। आने के बाद फिर से लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब लगभग दोपहर के 2 बज जाते हैं। 2 बजे के आसपास पुलिस वाले आते हैं, उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं। पूछते पूछते कि आखिरकार उस लड़की का घर कहाँ पर है। लड़की के घर के पास में जाके बैठ जाते हैं और वही अपना जो पूरी जानकारी जिस तरह से पुलिस वाले लेते हैं कि लड़की का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसके भाई कितने, उसकी बहन कितनी है, कितनी उम्र है उसकी, कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब चीज़ें पूछ रहे थे। घर वालों ने तो साफ साफ बता दिया था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी तो बिल्कुल है ही नहीं, दिमाग से भी थोड़ा उसका जो औसत बुद्धि है उसका उतना विकास नहीं हो पाया। जो पुलिस वाले आए थे उन पुलिस वालों ने वहीं आराम से घर पर बैठ के ही पूरी अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। उस लड़की को ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रा से भी जहमत नहीं उठाई। यहाँ से पुलिस वाले चले जाते हैं। घर वालों की लगातार चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। घर वाले फिर शाम के टाइम फिर से चौकी की तरफ रुख करते हैं और बताते हैं कि लड़की वापस लौट कर नहीं आई है, कुछ तो करिए। तब शायद पुलिस वालों पर थोड़ा बहुत दबाव लगा होगा। शाम के 7:30 बजे के आसपास ये FIR दर्ज कर ली जाती है। उसके बावजूद भी शायद पुलिस ने उतनी तत्परता से, उतनी ईमानदारी से इस काम में अपनी दिलचस्पी नहीं ली। पुलिस वालों के बारे में बताया जाता है, जो मीडिया में चल रहा है, कि महाकुंभ में ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए वहाँ ज़्यादा पुलिस वाले हैं नहीं, अपने स्तर से जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ जाकर जहाँ भी ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। परिवार वालों की चिंता तो बढ़ी रही थी। एक रात निकल चुकी है, दूसरा दिन निकल चुका है, एक और रात आ चुकी थी। अब वो रात भी पूरी गुजर जाती है। अब आता है 1 फरवरी 2025। इसके बाद गांव के परिवार के लोग जब जहां तहां अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे तो गांव में ही एक स्कूल है, स्कूल यानी कि RTI का एक स्कूल है। स्कूल के पास ही एक शौचालय के अंदर बाहर वहाँ खून के कुछ धब्बे मिलते हैं, छींटे मिलते हैं। यहाँ से कुछ जैसे किसी चीज़ की रगड़ होती है, उस चीज़ की रगड़ खेतों की तरफ जा रही थी, वहाँ तक भी खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब इसके बाद
गांव वालों ने को जब ये सूचना मिलती तब गांव वालों को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि हाँ कुछ ना कुछ जरूर अनहोनी हुई है। इस लड़की की जो गायब हुई थी उसके जो जीजा होते हैं वो जीजा भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। उनके घर से लगभग 700 मीटर या 600 मीटर के आसपास की जो दूरी थी वो एक सूखे नाले की तरफ जा रही थी। सूखे नाले के पास आखिरकार वो पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो न्यूड अवस्था में, बिल्कुल नग्न अवस्था में लड़की की लाश मिल जाती है। हाथ और पैर उसके बंधे हुए थे। हालांकि इससे कुछ देर पहले ही बगिया के पास उस लड़की के जो कपड़े थे, वो नीचे के कपड़े ऊपर के कपड़े वो भी थे, साथ ही जो उसके कपड़े थे उसमें पोटी भी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की गई है, इसलिए वो डर की वजह से उसकी पोटी निकल गई है, उसका टॉयलेट वगैरह निकल गया है। आखिरकार अब पुलिस तक ये बात पहुंचती है। पुलिस ने अब यहाँ से जांच पड़ताल करना शुरू किया। घर से ये जो दूरी है सूखे नाले की लगभग 500 मीटर या थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा हो सकती है। और जो शौचालय है, जो ITI है, उस ITI से लगभग 700 मीटर की दूरी पर ये सूखा नाला है। और ये जो कथा स्थल यानी कि जो धार्मिक कार्यक्रम जहाँ पर चल रहा था, उस धार्मिक कार्यक्रम से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो सूखा नाला था जहाँ पर न्यूड बॉडी मिली थी, जहाँ पर उस लड़की का शरीर मिला था। इसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है और ITI जो एक संस्थान है उस संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत भी करती है। साथ ही जो आसपास में 2 या 3 घर हैं, ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ के लोगों से पूछा जाता है तो वहाँ के लोग ही शायद इस बात की जानकारी देते हैं कि यहाँ पर एक चौकीदार रहता है। अब वो चौकीदार कौन है, क्या करता है, इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, क्योंकि इसी ITI के पास में ही जो शौचालय है, शौचालय के अंदर भी शौचालय के बाहर भी खून के छींटे थे, इसलिए अब ये जो ITI का चौकीदार है यही पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट हो जाता है। इससे जब नाम पूछा जाता है तो उसका नाम दिग्विजय सिंह होता है। दिग्विजय सिंह से जो रात की प्रक्रिया थी उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे थे, तब वो सटीक बात नहीं बताता। हालांकि जब पुलिस ने उसने पूछताछ की तो ये पुलिस की पूछताछ में, और साथ ही गांव से कुछ दूरी पर एक आशापुर में एक शराब का ठेका होता है, वहाँ पर CCTV कैमरा लगा होता है। ये दिग्विजय सिंह और उसका जो साथी होता है जिसका नाम हरिराम होता है, वहाँ पर ये शराब की बोतल लेने के लिए जाते हैं, शराब लेके आते हैं और शराब लाने के बाद उसको पीते हैं। अब यहाँ से कुछ देर के बाद इनका एक और साथी होता है जिसका नाम विजय साहू होता है। विजय साहू, ये बोतल ख़त्म हो जाती है तब ये दूसरी बोतल लेने के लिए अकेला जाता है। पहले 2 दोस्त जाते हैं, फिर ये अकेला जाता है। इसके बाद इन्हें इस लड़की के आते जाते, शायद ये लड़की जब कथा की तरफ जा रही थी या जो धार्मिक कार्यक्रम था उसकी तरफ जा रही थी, तब ये लड़की इनको मिल जाती है। इन्होंने उस कथा स्थल से कुछ पहले ही उस लड़की का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद अपने उस शौचालय के पास लेके आते हैं और वहाँ उस लड़की को निवस्त्र कर देते हैं, उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। कपड़े उतारने के बाद उस लड़की ने जब इस बात का विरोध करना शुरू किया तब उसने उसको बहुत ज़्यादा पीटा। बताया जाता है कि शायद डंडों से उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था। जब वो शायद शोर मचा रही होगी, उसने अपने बचाने के लिए लोगों से अपील की होगी, जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि गांव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। और ये बताया जाता है कि धार्मिक कार्यक्रम में जो साउंड सिस्टम था, लाउड स्पीकर था, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस लड़की की चीखों की आवाज़ें उस लाउड स्पीकर की आवाज़ के सामने दब जाती है। और जब यहाँ आसपास के घर हैं, शायद वो लोग समझ नहीं पाए कि यहाँ पर एक लड़की के साथ दरिंदगी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने उस लड़की के साथ जो भी कर सकते थे, दरिंदगी, जो भी हैवानियत कर सकते थे, अगर प्रत्यक्ष दर्शियों की माने, जो लोग मौके पर पहुंचते हैं, जैसे उसकी भाभी ने एक मीडिया कर्मी को बयान दिया था कि उस लड़की की आंखें जैसे नोच ली गई थी, उस लड़की के हाथ पैर जैसे तोड़ दिए गए थे, उस लड़की के पसलियां जैसे तोड़ दी गई थी, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में जैसे डंडा डाल दिया गया था, प्राइवेट पार्ट में जैसे बोतल डाल दी गई थी। ऐसा उस लड़की की भाभी ने एक पत्रकार के सामने अपने बयान दिए हैं। हालांकि मीडिया ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पुलिस वालों से जानने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने 1-2 दिन बीत जाने के बाद भी ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके बारे में कोई ज़्यादा तफसील से जानकारी नहीं दी। हालांकि मीडिया वालों ने अपनी तरफ से अपने ही सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो शरीर पर कोई ऐसा शायद हिस्सा बचा होगा जहां पर उस लड़की को चोट ना पहुंचाई गई हो। 30 से ज़्यादा उसके ऊपर चोट के निशान थे, उसकी पसलियाँ वगैरह भी टूट गई हैं। हालांकि पुलिस ने इस थ्योरी को बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उस लड़की की आंखें नहीं फोड़ी गई हैं, उसके हाथ पैर नहीं तोड़े गए हैं। अगर नहीं तोड़े गए हैं तो पूरी रिपोर्ट क्या है उसको भी सामने लाना चाहिए था। आज इस घटना को, यानी 4 फरवरी 2025 को मैं सुना रहा हूँ। इस लड़की की लाश मिली थी 1 फरवरी 2025 को, लेकिन मीडिया में इस तरह की जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। ये आगे हालांकि क्या होगा क्या नहीं,
इसलिए पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को, जिसमें दिग्विजय है, उसका दोस्त हरिराम, तीसरा उसका विजय साहू, तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी, गलत किया था, दरिंदगी की थी, उसको मारा था, पीटा था। और इसके पीछे की जो वजह निकल के आती है कि कुछ महीने पहले ही इस लड़की के भाई से उस जो दिग्विजय सिंह होता है उसका विवाद हो जाता है। हालांकि दिग्विजय सिंह का इस परिवार के साथ उठना बैठना भी था, आना जाना भी था, और ये लड़की के भाई से कुछ नाराज़ था, गुस्से में था, लेकिन दुश्मनी जो निकालता है वो लड़की से निकालता है और शराब के नशे में निकालता है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में डीएनए रिपोर्ट भी ली जाएगी और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाया जाएगा, ताकि आरोपियों को कम से कम समय में अधिक से अधिक सज़ा मिल सके। और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का मकसद यही है ताकि इन आरोपियों को कम से कम समय में सज़ा मिल सके और लोगों को ये मैसेज, ये संदेश जा सके कि बुरे काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मामला जब सुर्खियों में आता है, मामला जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, मामला जब अखबारों में, टीवी पर लगातार चलता है, अब देश के बड़े बड़े नेता हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों या राहुल गांधी हों, साथ ही मायावती हों, अखिलेश यादव हों, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण हों, या फिर क्षेत्रीय सांसद अवधेश प्रसाद हों, जब इन्होंने इस मामले को मुखरता के साथ उठाया और ये सोशल मीडिया पर लगातार मामला वायरल होने लगता है, तो उसके बाद सरकार भी इसमें सचेत होती है। पुलिस की तरफ से 50,000 रुपये, प्रशासन की तरफ से 50,000 रुपये, और शासन की तरफ से एक दल जाता है। दल जाने के बाद, जो शासन का दल था, वहाँ जाने के बाद परिवार वालों से मिलता है, उन्हें एक तसल्ली देता है, उन्हें कहता है कि इस मामले में आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी संभव हो सकेगा आप लोगों की मदद की जाएगी। परिवार वालों की आर्थिक रूप से यानी कि 4,12,500 रुपये की सरकार की तरफ से मदद भी कर दी जाती है। और साथ ये भी कहा जाता है कि जब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी कि सज़ा दिलाई जाएगी, सज़ा सुना दी जाएगी, तब उसके बाद फिर 4,12,500 रुपये फिर से परिवार की आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। इस घटना के बाद लोग सन्न रह गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस लड़की के साथ जो होता है वो वाकई वो भयानक होता है। भयानक इसलिए भी होता है क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है, 22 साल की जिसकी उम्र है। आसपास के लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको चाहते हैं, क्योंकि उस लड़की के दिमाग का जो विकास है औसत रूप से उतना नहीं हुआ है। हालांकि वो घर के सारे काम करती है, सबके साथ वो बहुत अच्छे से व्यवहार करती है, रहती है, इसलिए सभी लोग जो उसको प्यार करते हैं। तो इसलिए जब वो गायब हो जाती है, तो गायब होने के बाद सभी लोगों ने उसके साथ बड़ी संवेदना व्यक्त की, सभी लोगों ने उसको ढूंढवाने में मदद की। लेकिन जैसे इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोगों का बुरा हाल हो जाता है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लड़की, इन आरोपियों में से एक आरोपी ऐसा भी होता है जिसको जीजा कह के बुलाया करती थी, जिसको बड़ा सम्मान दिया करती थी, वो भी उसके साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य करेगा, किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और वाकई पुलिस की भी वैसे इसमें तारीफ करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल अंधा कत्ल होता है। पुलिस ने भी इस मामले में बड़ी तत्परता दिखाई, और तत्परता दिखाने के बाद जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, सीसीटीवी रिपोर्ट होती है, और जो कुछ उनके खुद के अपने जो सोर्सेस होते हैं उसके माध्यम से, हालांकि ये बात उन आरोपियों के, चाहे वो विजय साहू हो, चाहे वो हरिराम हो, या फिर दिग्विजय सिंह, उनके परिवार वालों के गले नहीं उतर रही है। उनको लग रहा है कि उनके परिवार के लोगों को फंसाया गया है। इस मामले में कोई पुख्ता सबूत दिए जाएं, और पुख्ता सबूत जब दिए जाएंगे तभी शायद उन्हें तसल्ली होगी। पुख्ता सबूत घर वालों को नहीं, बल्कि अदालत में दिए जाएंगे, कोर्ट के सामने दिए जाएंगे। कोर्ट ये तय करेगा कि वो सही हैं या गलत हैं।